ए बेटा, ए मत जा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं इस घर में घूट घूट कर मर जाऊंगा। अरे अपनी माँ की बातों का बुरा मत मान, उसकी तो मती मारी गई है। ऐसे मत कर बेटा। एक समय था जब दीनानाथ जी का घर पूरे मोहल्ले में अपनी एकता और खुशहाली के लिए जाना जाता था। घर में 2 होनहार बेटे अमर और समीर थे और 2 संस्कारी बहुएं अंजलि और काव्या थी। घर का माहौल हमेशा हंसी मजाक से भरा रहता था। सुमित्रा भी अपनी बहुओं से बहुत खुश थी, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, और वो नजर किसी बाहर वाले की नहीं बल्कि उसी घर की बेटी विशाखा की थी। विशाखा की शादी पास ही के इलाके में हुई थी, इसलिए उसका आधे से ज्यादा समय अपने मायके में ही बीता करता। विशाखा को अपनी भाभीओं की खुशियां और उनका अपने पतियों के साथ अच्छा रिश्ता फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने धीरे धीरे अपनी माँ सुमित्रा के कान भरने शुरू कर दिए। सुबह का समय था। अंजलि और काव्या रसोई में नाश्ता बना रही थी। अंजलि सब्जी काट रही थी और काव्या रोटियां सेक रही थी। तभी विशाखा अपने हाथ में मोबाइल लिए रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हो गई। क्या बात है भाभीओ, आज तो रसोई में बहुत शांति है। वैसे अंजलि भाभी, कल मैंने देखा अमन भैया आपके लिए कोई नया पार्सल लेकर आए थे। लगता है आजकल माँ से छुप छुप कर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। अरे नहीं विशाखा, वो तो अमन ने मेरे लिए कुछ किताबें मंगवाई थी। आपको तो पता है कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। हाँ हाँ, किताबें ही होंगी। भैया तो आजकल बस आपकी ही फरमाइशें पूरे करने में लगे रहते हैं। माँ के लिए तो कभी कोई पार्सल नहीं आता। दीदी, पिछले हफ्ते ही तो समीर और अमन भैया ने माँ जी के लिए नई साड़ियाँ और शॉल मंगवाई थी। आप भूल गई क्या? तू बीच में मत बोल काव्या, मैं बड़ी भाभी से बात कर रही हूँ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे भाइयों पर जादू कर दिया है। विशाखा ये बोलकर नकली रोने का नाटक करती है और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और सीधी अपनी माँ सुमित्रा के कमरे में पहुँचती है। सुमित्रा अपने बिस्तर पर बैठकर पूजा की माला फेर रही थी। माँ, देखा आपने अपनी बहुओं का मिजाज कैसा है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। काव्या ने मुझे पलटकर जवाब दे दिया। इस घर में तो अब बेटी की कोई इज्जत ही नहीं बची है। क्या हो गया मेरी बच्ची? उस काव्या की इतनी हिम्मत कि वो तुझे कुछ कहे। माँ, मैं तो कहती हूँ आप इन दोनों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। कल अमन भैया अंजलि भाभी के लिए महंगे महंगे पार्सल ला रहे थे, आपसे पूछा तक नहीं। आपकी बेटी अब आपकी नहीं रहे माँ, वो अपनी पत्नियों के जोरों के गुलाम हो गए हैं। अगर आपने अभी अपने हाथ में घर की डोर नहीं पकड़ी तो कल को ये दोनों आपको इस घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसे कैसे निकाल देंगी? मेरा घर है, मेरे बेटे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया है। तू चिंता मत कर विशाखा, आज से मैं इन दोनों का वो हाल करूंगी कि इन्हें समझ आ जाएगा कि इस घर की मालकिन कौन है। घर के दरवाजे के बाहर खड़े दीनानाथ जी ने अपनी बेटी और पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। वो कमरे में आए और विशाखा को घूरते हुए बोले, ये विशाखा, ये तू अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं रहती? रोज सुबह सुबह यहाँ आकर अपनी माँ के कान क्यों भरती है? अंजलि और काव्या इस घर की बहू है, लक्ष्मी है वो। तू क्यों मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने पर तुली है, हैं? आप मेरी बेटी को क्यों बेकार में डांट रहे हैं? वो कुछ गलत कह रही है क्या? क्या इस घर में बेटी का कोई हक नहीं? अरे हक है, लेकिन बेटी का काम मायके में आकर खुशियाँ बांटना होता है, आग लगाना नहीं। और तुम अपनी उम्र और तजुर्बे का लिहाज करो। अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी ही बहुओं का घर मत उजाड़ो, हैं? अरे ये जिद तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी सुमित्रा, बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन सुमित्रा पर दीनानाथ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उस दिन के बाद से सुमित्रा का व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति पूरी तरह बदल गया। जो सास कल तक अपनी बहुओं के साथ बैठकर चाय पीती थी, अब वो बात बात पर उन्हें ताने मारने लगी। सुमित्रा ने घर के सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए। राशन से लेकर बहुओं के मायके जाने तक हर चीज पर सुमित्रा ने पाबंदी लगा दी। एक दिन शाम को अंजलि की तबीयत बहुत खराब थी, उसे तेज बुखार था। काव्या ने अंजलि को कमरे में सुला दिया और अगले ही पल पूरे घर का काम करने लगी। जब सुमित्रा हॉल में आई तो उसने अंजलि को काम करते नहीं देखा। काव्या,
वो तुम्हारी महारानी जेठानी कहाँ है? शाम के 6 बज गए हैं। चाय कौन बनाएगा? क्या अब मुझे बुढ़ापे में खुद रसोई में कदम रखना पड़ेगा? माँ जी, वो दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें तेज बुखार है। मैंने उन्हें दवा देकर सुला दिया है। आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। बुखार है? दिन भर तो खूब गप्पे मार रही थी, अब काम के समय महारानी को बुखार आ गया। नाटक करती है कामचोर कहीं की। जाकर उठा उसे, कह दे कि सुमित्रा के घर में बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। माँ जी प्लीज, उन्हें बहुत तेज बुखार है। मैं सारा काम कर लूंगी ना, आप दीदी को आराम करने दीजिए। माँ, मैंने कहा था ना, ये दोनों मिलकर आपको पागल बना रही हैं। आज एक बीमार होने का नाटक कर रही है, कल दूसरी करेगी। आप बस इनकी जी हजूरी करती रहना। ये सुमित्रा, अरे तुम्हें हो क्या गया है? इंसान बीमार नहीं पड़ सकता क्या? काव्या कह तो रही है कि वो काम कर लेगी। तुम क्यों उस बेचारी अंजलि को परेशान कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए, इस घर के नियम तो मैं तय करूंगी। सुमित्रा खुद ही अब अंजलि के कमरे में जाती है और उसे सोते हुए देखकर जबरदस्ती उसका कंबल खींच लेती है। अंजलि बुखार से कांप रही थी। सुमित्रा ने उसे बांह पकड़कर उठा दिया। चल उठ, ये बीमारी का नाटक अपने मायके में करना। यहाँ मेरे घर में अगर रहना है तो काम करना पड़ेगा। जाकर रसोई में बर्तन धो। माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। नहीं, जब तक बर्तन नहीं धुलेंगे इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। अंजलि आंखों में आंसू भरकर रसोई में जाती है। काव्या उसे देखकर रोने लगती है और दोनों मिलकर काम करती हैं। रात को जब अमन और समीर ऑफिस से लौटते हैं तो उन्हें घर का माहौल बहुत अजीब लगता है। अमन अंजलि के कमरे में जाता है तो देखता है कि अंजलि बुखार से तप रही है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अंजलि, ए अंजलि, अरे ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हाँ, इतना तेज बुखार। अरे तुमने दवा ली कि नहीं? और तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं हुआ अमन, बस थोड़ी थकान है। भैया, दीदी झूठ बोल रही है। आज माँ और विशाखा दीदी ने अंजलि दीदी से 104 बुखार की डिग्री में भी रसोई के सारे झूठे बर्तन धुलवाए हैं, चाय बनवाई है और काम करवाया। दीदी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन माँ जी को तरस नहीं आया। क्या? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। क्या किया है उन्होंने? नहीं अमन, प्लीज मत जाओ, घर में कलेश होगा। मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में कोई भी दरार आए। अंजलि, सहने की भी एक हद होती है। तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं हो। आप एक लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही कमेंट करेंगे, तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके आप एक लाइक और एक छोटा सा ही सही कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। अमन गुस्से में सुमित्रा के कमरे में जाता है। समीर भी वहाँ आ जाता है। सुमित्रा और विशाखा वहाँ बैठकर बातें कर रही थी। माँ, अंजलि को इतना तेज बुखार था, फिर भी आपने उससे जबरदस्ती काम करवाया। क्या आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई उस पर? लो आ गया बीवी का वकील बनकर। मैंने कौन सा पहाड़ तोड़वा लिया उससे? 4 बर्तन ही तो धोने को कहे थे। माँ, 4 बर्तन की बात नहीं है, बात इंसानियत की है। जब से विशाखा दीदी यहाँ आकर रहने लगी है, आपने अंजलि भाभी और काव्या का जीना हराम कर दिया है। आप बात बात पर उन्हें ताना मारती हैं, उनका अपमान करती हैं। ए समीर, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तू अपनी उस 2 कौड़ी की बीवी के लिए मुझे सुना रहा है? दीदी, आप चुप ही रहिए। ये मेरा घर है और अंजलि मेरी पत्नी है। आप अपने ससुराल में जाकर खुश क्यों नहीं रहती? हाँ, क्यों हमारे घर में रोज जहर घोल रही हैं? अमन, मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये घर मेरा है। अगर तुम्हें और तुम्हारी महारानी बीवियों को ये नियम पसंद नहीं तो तुम लोग मेरा घर छोड़कर जा सकते हो। अरे सुमित्रा, होश में आओ रे। हैं? अरे क्या कह रही हो? अरे तुम अपनी एक शादीशुदा बेटी के अंधे प्यार में अपने दोनों बेटों का घर उजाड़ रही हो। हैं? मैं कुछ गलत नहीं कह रही जी। आज इन लोगों ने मेरी बेटी की बेइज्जती की है।
कल को ये मुझे भी घर से निकाल सकते हैं। अगर इन्हें अंजलि और काव्या का इतना ही दुख है तो जाए ये लोग यहाँ से। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बेटी है ना मेरा सहारा। सुमित्रा के इन कठोर शब्दों ने अमन और समीर के दिलों पर गहरा घाव दे दिया। जो बेटी अपनी माँ को भगवान मानते थे, आज उसी माँ ने अपनी जिद और अहंकार में उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अंजलि और काव्या भी दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि ने कभी नहीं सोचा था कि उनका हंसता खेलता परिवार इस तरह से बिखर जाएगा। ठीक है माँ, अगर आपको हमारी पत्नियों से और हमसे इतनी ही नफरत है तो हम कल ही ये घर छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिएगा माँ, एक दिन आपको अपनी इस गलती का बहुत पछतावा होगा। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। अमन और समीर अपने अपने कमरों में अपना सामान पैक कर रहे थे। अंजलि और काव्या की आंखें रो रो कर सूज गई थी। दीनानाथ जी हॉल में सोफे पर बैठे शून्य में घूम रहे थे। उनका पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने टूट रहा था और वो बेबस थे। सुमित्रा अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसे लग रहा था कि उसके बेटे उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अमन और समीर अपना सामान लेकर हॉल में आए तो दीनानाथ जी फूट फूट कर रोने लगे। ए बेटा, ए मत जा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं इस घर में घूट घूट कर मर जाऊंगा। अरे अपनी माँ की बातों का बुरा मत मान, उसकी तो मती मारी गई है। ऐसे मत कर बेटा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं यहाँ रुका तो रोज रोज के कलेश में मेरे और अंजलि के रिश्ते भी टूट जाएंगे। माँ की आंखों पर विशाखा दीदी ने ऐसी पट्टी बांध दी है जो अब कभी नहीं खुलेगी। पिताजी, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाबूजी, ध्यान रखिएगा। बाबूजी, हम आपको हर हफ्ते मिलने आएंगे। आप जब चाहे हमारे पास आकर रह सकते हैं, लेकिन इस घर की हवा अब बहुत जहरीली हो गई है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे बाबूजी। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की माँ जी का दिल जीतने की, लेकिन हम हार गए। बाबूजी, आप समय पर दवाई लेते रहना। अंजलि और काव्या सुमित्रा के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं। दरवाजा खुला था। सुमित्रा पीठ फेर कर खड़ी थी। माँ जी, हम जा रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हमने हमेशा आपको अपनी माँ माना था, लेकिन शायद हम आपकी बेटियां नहीं बन पाए। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका अहंकार अभी भी उसके प्यार पर हावी था। अमन, समीर, अंजलि और काव्या अपना सामान लेकर उस घर की दहलीज पार कर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, दीनानाथ जी वहीं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगे। वो घर जो कल तक खुशी और हंसी का मंदिर था, आज वो वीरान खंडर में बदल गया था। अमन और समीर ने शहर के दूसरे कोने में एक किराए का घर ले लिया। वो वहां अपनी पत्नियों के साथ शांति से रह रहे थे। संघर्ष तो जरूर था, लेकिन कम से कम उनके मन में सुकून था। और इधर दीनानाथ जी के घर में सन्नाटा पसरा रहता था। जिस विशाखा के लिए सुमित्रा ने अपना पूरा परिवार बिखेर दिया, उसका पति कुछ ही हफ्तों बाद उसे वापस अपने घर ले गया। अब उस बड़े से घर में सिर्फ सुमित्रा और दीनानाथ जी अकेले रह गए थे। सर्दियां शुरू हो गई थी। एक दिन सुमित्रा की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे भयंकर ठंड लग रही थी और शरीर में तेज दर्द था। दीनानाथ जी अभी बुजुर्ग थे, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। सुमित्रा बिस्तर पर पड़ी करहा रही थी। जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। एक कप गर्म चाय बना दीजिए। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अरे मैं कहाँ से चाय बना के लाऊं सुमित्रा? मेरे खुद के हाथ कांप रहे हैं। लो, पानी पी लो। अंजलि होती तो बिना कहे मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आती और काव्या मेरे पैरों की मालिश कर देती। मुझे मेरे बेटों की बहुत याद आ रही है। घर कितना सूना हो गया है। अरे
अब याद करके क्या फायदा सुमित्रा। जब वो दोनों बहुएं तुम्हारी सेवा करती थी तब तुमने उन्हें पैरों की जूती समझी। हाँ, अपनी उस बेटी विशाखा के भड़काने में आकर तुमने अपने ही हाथों से अपने सोने जैसे परिवार को आग लगा दी। अरे कहाँ है अब तुम्हारी वो विशाखा? हैं? क्या वो आई तुम्हें एक कप चाय पूछने? हैं? मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपनी जिद और अहंकार में अपने बच्चों का दिल दुखाया। मेरी आंखें तब खुली जब मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। अरे सुमित्रा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तुमने उन बेदाग बहुओं पर जो जुल्म किए हैं वो उन्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तुमने सिर्फ एक घर नहीं तोड़ा, तुमने विश्वास तोड़ा है। अब इस खाली घर की दीवारों को देखो और अपने किए पर रो थोड़ी। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे दिन याद आने लगे जब अंजलि और काव्या पूरे मन से उसकी इज्जत करती थी, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। और उसे याद आया कि कैसे उसने अंजलि को तेज बुखार में काम करने के लिए मजबूर किया था। सुमित्रा पश्चाताप की आग में जल रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन रविवार था। दरवाजे की घंटी बजी। दीनानाथ जी ने लाठी के सहारे जाकर दरवाजा खोला। सामने अमन, समीर, अंजलि और काव्या खड़े थे। उनके हाथों में फल और दवाइयां थी। दीनानाथ जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने बेटों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं सास होने के अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने विशाखा की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया। मेरी मति मारी गई थी। मुझे तुम लोगों की कीमत इस अकेलेपन ने सिखा दी है। मुझे माफ कर दो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं, हमारे पैर मत पकड़िए। माँ जी, हम आपसे नाराज जरूर थे, लेकिन हमने आपका कभी दिल से भी बुरा नहीं चाहा है। बाबूजी ने फोन पर बताया कि आपकी तबीयत खराब है। हम कैसे नहीं आते माँ? हम इंसान हैं, हमसे नफरत नहीं पाली जाती। लेकिन माँ, हम वापस इस घर में तभी आएंगे जब आप हमें ये वचन देंगे कि भविष्य में कभी किसी बाहर वाले की बातों में आकर आप हमारे परिवार को नहीं तोड़ेंगी। रिश्ते भरोसे पर चलते हैं माँ, कानाफूसी पर नहीं चलते। अरे मैं वचन देती हूँ बेटा, अब से मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां हैं। मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। मैंने अपने अहंकार की बहुत बड़ी सजा भुगत ली है। अब मैं दोबारा इस परिवार को नहीं बिखरने दूंगी। अंजलि ने भी आगे बढ़कर सुमित्रा के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। घर के कोने कोने में पसरा सन्नाटा अचानक से आंसुओं और मुस्कान के बीच पिघल गया। दीनानाथ जी के चेहरे पर भी महीनों के बाद में एक सच्ची मुस्कान आ गई। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे ये भी समझ में आ गया था कि कान के कच्चे लोग कभी घर नहीं बसा सकते। अंजलि और काव्या तुरंत ही रसोई में गई और उसके बाद में अपनी सास के लिए और ससुर के लिए चाय और पकवान बनाकर लाई। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल गई। सुमित्रा ने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा था। जिद, अहंकार और दूसरों के भड़काने पर कभी भी अपना खुद का परिवार तबाह नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने सही समय पर अपनी गलती मान ली और उसके जीवन के बिखरे हुए सारे रिश्ते संवर गए। आज दीनानाथ जी का घर फिर से खुशियों से गूंज उठा।